हेलो भावी शिक्षक शिक्षिकाओं, स्टूडेंट करियर में मैं अश्विनी आप सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मित्रों, सीटेट की लगातार कक्षाएं आप लोगों को मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं। उसी से संबंधित आज हम लोग ऑनलाइन मोड पर जो पेपर हुआ था उससे संबंधित चीज़ों 22 दिसंबर को जो हुआ था उसी का हम डिस्कशन करने चल रहे हैं। मित्रों, हमें पुराने पैटर्न के साथ साथ नए पैटर्न पर भी जोर देना है ताकि ये हम जान पाएँ कि अब सीटेट जो है वो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहा है। उसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं 22 दिसंबर वाला पेपर जो ऑनलाइन मोड में हुआ था उसी को सॉल्व करने चल रहे हैं। आइए हमारे साथ बने रहिए, हम इसे स्टेप बाय स्टेप विद डिटेल्स एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आइए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो मित्रों है पूछा है कि विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्यों जैसे कि ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना से है। तो आप ध्यान देंगे कि बौद्धिकता से पूछा है। एक एक चीज़ों को पहले ऑप्शन को देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है संवेगात्मक क्षेत्र, दूसरा कह रहा है संज्ञानात्मक क्षेत्र, तीसरा कह रहा है सामाजिक क्षेत्र और चौथा कह रहा है शारीरिक क्षेत्र। मित्रों ध्यान देंगे तो प्रश्न पूछा है बौद्धिक सामर्थ्य से, और बौद्धिक सामर्थ्य की बात करूं मैं तो बौद्धिक सामर्थ्य को आप जानते हैं कि यहाँ सीधे सीधे चीज़ें संज्ञान से जुड़ी होती हैं। तो जो ऑप्शन संज्ञान से मिलता जो संज्ञानात्मक क्षेत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है वही आपके प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो सही इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं तो वो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, जो कि आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 है मित्रों, और क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है कि सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ना सीखने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया। यह उदाहरण किस ओर संकेत करता है? ध्यान दीजिएगा, अब जो है पहले अब देखेंगे आप 2011, 2012, 2013 के प्रश्न पत्रों को, तो जैसे जैसे आगे बढ़ा है सीटेट का एग्ज़ाम वैसे वैसे उसके लेवल को सीटेट ने बढ़ाया है। उसी संदर्भ में आप देखेंगे कि जो ऑफलाइन पेपर थे उससे अच्छे लेवल के पेपर अब ऑनलाइन मोड में आने लगे हैं। तो मैंने उसी को ध्यान में रख करके ऑनलाइन पेपर पर डिस्कशन करना शुरू किया है। मित्रों इस प्रश्न को आइए देखते हैं। कह रहा है विकास एक आयामी है, फिर कह रहा है विकास की दिशा शीर्षगामी है, फिर कह रहा है विकास की दिशा अधोगामी है, फिर कह रहा है विकास का क्रम अनिश्चित है। मित्रों देखिए, इसने कहा कि बटन बंद करने व कलम पकड़ने सीखने से पहले उसने क्या कर लिया, गिलास और बोतल को पकड़ना सीख लिया। ठीक है ना। तो उसी को देखना है। इसमें इस प्रश्न के पूछने का तात्पर्य है कि यह किस प्रकार का विकास है या विकास के कौन सी श्रेणी में आता है। तो इसे इस विकास के श्रेणी की बात करें तो यह विकास के अधोगामी में आता है। अगर इंग्लिश में बात करें मित्रों तो यह प्रॉक्सिमल डिस्टल डेवलपमेंट की बात करता है। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं तो वो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, विकास की दिशा अधोगामी होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो कह रहा है कि बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है। आप इस प्रश्न को मैंने इसे ऑफलाइन में भी करवाया था। ये सीटेट बिल्कुल इसी पैटर्न से बार बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है। मैंने आनुवांशिकता एवं पर्यावरण से संबंधित थ्योरी क्लास भी चैनल पर ले रखी है। आप वहाँ से पूरा विद डिटेल थ्योरी प्लस मैंने इससे संबंधित प्रैक्टिस भी करवाई है। आप प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे तो आपको सारी चीज़ें वहाँ से मिलती रहेंगी। आइए, अगर आपने मेरी थ्योरी क्लास ली थी तो यहाँ से आप इसे बहुत आसानी से कर पाएंगे। आइए, बच्चों के विकास का परिणाम पूछा है तो कह रहा है पहले कि केवल आनुवांशिकता, फिर कह रहा है केवल वातावरण, फिर कह रहा है विद्यालय और शिक्षा, फिर कह रहा है आनुवांशिकता और वातावरण के बीच अंतःक्रिया। मित्रों बच्चों का विकास जो होता है वो आनुवांशिकता तथा वातावरण के अंतःक्रिया का परिणाम है। तो जो ऑप्शन डी है यही आपके प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है।
ऑप्शन नंबर डी। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आ जाइए मित्रों, अब तक जो जो चैप्टर मैंने पढ़ाए हैं देखिए हूबहू क्वेश्चंस वहाँ से बने, प्रीवियस ईयर की बात करूँ तो। इसलिए अगर आप हमारी थ्योरी क्लासेस से जुड़ेंगे तो आपके एक भी क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लस थ्योरी से बाहर नहीं जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। विश्वास करिए मित्रों, उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं बनेगा। आइए इस प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का प्राथमिक कारक नहीं है। मैंने समाजीकरण भी आपको पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। देखिए, परिवार समाजीकरण का प्राथमिक कारक, फिर पास पड़ोस समाजीकरण का प्राथमिक कारक, फिर समकक्षी, समकक्षी मतलब आपके साथ पढ़ने वाले या आपके साथ पढ़ने वाले जो कि आपके आसपास पड़ोस या विद्यालय में मिल सकते हैं, तो विद्यालय ना जाइए। समकक्षी मतलब जैसे आप एक गांव या एक मोहल्ले में रहते हैं तो उसमें आसपास पड़ोस में जो बच्चे पढ़ते हैं वो आपके समकक्षी होते हैं। उसके बाद देखिए सरकार है, तो सरकार जो है ये प्राथमिक कारक में नहीं आता, प्राथमिक समाजीकरण में नहीं आता, जो कि आपके प्रश्न का सही उत्तर होगा, क्योंकि इसने पूछा है कौन सा प्राथमिक कारक प्राथमिक समाजीकरण नहीं है, तो सरकार जो है वह प्राथमिक समाजीकरण नहीं है। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं तो वो ऑप्शन नंबर डी बन जाता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों है, कह रहा है कि हाइंस की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोहलबर्ग ने किस विकास की विभिन्न अवस्थाओं का प्रतिपादन किया है। मित्रों, प्रश्न जो है केवल स्टेटमेंट या कथन, कह दें कि कथन बेस्ड कर दिया है, स्टेटमेंट बेस्ड कर दिया है, नहीं तो इसके प्रश्न का सीधा सीधा मतलब है कि हाइंस की दुविधा या ऐसे कौन मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने हाइंस की दुविधा पर अपना सिद्धांत दिया था, तो सीधे सीधे आप पहुंच जाएंगे। और फिर इसमें तो कहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग, तो लॉरेंस कोहलबर्ग महोदय ने कौन सा सिद्धांत दिया था, तो आप जानते हैं उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। आइए ऑप्शन को देख लेते हैं। नैतिक विकास पहला ही ऑप्शन है, आपको नीचे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपके इस प्रश्न के सही उत्तर का जवाब है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो देखिए, कह रहा है कि 9 वर्षीय लीला ने बटनों के संग्रह को उनके माप के अनुसार वर्गीकृत किया, फिर उसने सभी समूहों के बटनों को एकत्रित किया, फिर उन्हें उनके छेदों के आधार पर दोबारा वितरित किया। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला विकास के डैश चरण मतलब कौन से चरण पर है। ठीक है, प्रश्न आपने पढ़ा, प्रश्न की मूल चीज़ों को देख लीजिए। कह रहा है कि पहले बटन को उसने माप के आधार पर वर्गीकृत कर लिया, फिर उसने उसे दोबारा वर्गीकृत किया, उसमें जो बटन में छेद किए गए हैं उसके आधार पर। तो प्रश्न फिर पूछा है कि यह जीन पियाजे के अनुसार कौन से स्टेज पर है, 9 साल की जो बच्ची लीला है। तो आइए देख लेते हैं। पहले उसने मतलब वो चीज़ों को बहुत ही बारीकी से समझ पा रही है। आइए देखते हैं। कह रहा है पूर्व संक्रियात्मक, फिर कह रहा है अमूर्त संक्रियात्मक, फिर कह रहा है मूर्त संक्रियात्मक और फिर कह रहा है संवेदी चालक। मित्रों, उसने चीज़ों को बहुत बारीकी से पकड़ा है और चीज़ों को देखा है। पहली बात, यहाँ पूर्व संक्रियात्मक और संवेदी चालक तो होगा ही नहीं। फिर प्रश्न बन रहा है कि अमूर्त होगा कि मूर्त होगा। तो मूर्त और अमूर्त के अंतर की बात यह है कि मूर्त संक्रियात्मक ऐसी स्थिति में होगा कि जब चीज़ों को आप देख करके कर रहे हैं, और ये बटन के छिद्रों को देख करके तब उसको वर्गीकृत किया है इसने। और अमूर्त का मतलब ये है कि केवल आप अज्यूम कर लें, चीज़ों को केवल मान लें, जबकि यहाँ वो मानने वैसी चीज़ों को मान नहीं रही है, वो तो चीज़ों को देख रही है और देख करके वर्गीकृत कर रही है। इसलिए इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें मित्रों तो वो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, मूर्त संक्रियात्मक यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो कह रहा है कि जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं, इसको कहते हैं मित्रों, अपने अनुभवों को वर्तमान इस स्कीमा में स्थापित करने की जो प्रक्रिया है वो आत्मसातीकरण कहलाती है। मित्रों, इससे संबंधित मैं स्टेप बाय स्टेप एक क्लास ले रहा हूँ,
जीन पियाजे, वाइगोत्स्की और कोहलबर्ग जो हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इन्हें भी मैं थ्योरी क्लास के रूप में आपको करवाऊंगा। बहरहाल अभी हम प्रीवियस ईयर कर रहे हैं, तो ये भी बाकी और भी हम 3 से 4 चैप्टर्स कंप्लीट करवा चुके हैं, जो कि आप प्लेलिस्ट फॉलो करेंगे तो वहाँ से आपको सारी क्लासेस थ्योरी और प्लस प्रैक्टिस भी है आपको मिल जाएंगी। आइए इसकी बात करें तो इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो आत्मसातीकरण होगा, क्योंकि आत्मसातीकरण जो होता है वो पुराने अनुभवों को वर्तमान स्कीमा से जब संबंधित कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो वह जो होता है वह आत्मसातीकरण कहलाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें मित्रों, तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि लेओ वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को डैश कहा जाता है, क्योंकि वे तर्क देते हैं कि बच्चों का सीखना संदर्भ में होता है। प्रश्न लेओ वाइगोत्स्की के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में बना है। आइए देखते हैं एक और कह रहा है कि तर्क के, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है तर्क देते हुए बच्चों का सीखना संदर्भ में होता है। तो आप ऑप्शन को देखिए एक एक। कह रहा है मनोगतिशील, फिर कह रहा है मनोलैंगिक, फिर कह रहा है सामाजिक सांस्कृतिक, फिर कह रहा है व्यवहारात्मक। मित्रों देखिए सी टेट और अन्य स्टेट टेट की बात करूं तो आप देखेंगे कि इस प्रश्न को पढ़ने के बाद, ऑप्शन को देखने के बाद आप आराम से केवल और केवल इस प्रश्न का मतलब अगर सीधा सीधा इस प्रश्न को पूछता तो कहता कि लेओ वाइगोत्स्की ने बालक के विकास के संदर्भ में कौन सा सिद्धांत दिया है। जबकि सीटेट जब इसी प्रश्न को पूछा है तो उसने पूरी तरीके से प्रश्न को गोल गोल घुमा दिया, जबकि सीधा सीधा है इस प्रश्न का जवाब कि आप ढूंढ लीजिए चारों ऑप्शनों में से कि लेओ वाइगोत्स्की का सिद्धांत कौन सा है, वही आपके प्रश्न का सही उत्तर है। तो ऑप्शन नंबर 3 या सी, जो कि सामाजिक सांस्कृतिक यानी सोशल कल्चरल ऑप्शन बना है, यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो पूछ रहा है मित्रों, कह रहा है कि जब कोई अध्यापिका किसी विद्यार्थी को उसके विषय के निकटस्थ क्षेत्र पर पहुंचाने के लिए सहायता को उसके निष्पादन के वर्तमान स्तर के अनुरूप ढालती है, तो अध्यापिका किस नीति का प्रयोग करती है। अगर बात करें निकटस्थ क्षेत्र पर पहुंचाने के लिए, तो लेओ वाइगोत्स्की महोदय ने अपने सिद्धांत में इस चीज़ को वर्णित किया है। उन्होंने 2 टर्म दिए हैं, एक दिया है ZPD जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और दूसरा उन्होंने दिया है एस्केप फोल्डिंग, जिसे हम हिंदी में पाड़ भी कहते हैं। तो इसके फोल्डिंग की बात करूं तो इसके फोल्डिंग जो है, इसमें आप शुरुआती, जैसे ये पूछ रहा है ना कि किसी विद्यार्थी को उसके विकास के निकटतम क्षेत्र पर पहुंचाने के लिए सहायता को उसके निष्पादन के वर्तमान स्तर के अनुरूप ढालती है, अध्यापिका किस नीति का प्रयोग करती है। मतलब बच्चा जो है वो कार्य को करना प्रारंभ कर चुका है, या किसी चीज़ को सीखना या सॉल्व करना प्रारंभ कर दिया है, और प्रारंभ करने के पश्चात वो एक ऐसे स्तर पर पहुंचा है जहां उसे चीज़ें समझ में नहीं आती। ऐसी स्थिति में अध्यापिका पहुंचती है और उसे उस समस्या का समाधान करके वहीं पर छोड़ देती है और बच्चा फिर आगे चल पड़ता है। ये स्थिति या कंडीशन जो होती है, ये वाइगोत्स्की के इसके फोल्डिंग संदर्भ को संदर्भित करती है। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें मित्रों, तो ये वही कह रहे हैं कि कोई बच्चा कुछ कर रहा है, लेकिन वर्तमान स्थिति में ला करके जहाँ वो फंसा है वहाँ आप उसको ढाल देती हैं। मतलब जिस पहले जैसे वो काम कर रहा था वैसे वो वर्तमान में भी कर पाता है। ये कंडीशन जो है वो लेओ वाइगोत्स्की के इसके फोल्डिंग टर्म को संदर्भित करती है। तो सही उत्तर की बात करें मित्रों, तो अब आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर सी पाड़ है। अगर इंग्लिश में बात करें तो इसके फोल्डिंग द चाइल्ड है, ऑफ द चाइल्ड है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, प्रश्न पूछा है मित्रों, कहा है कि एक प्रगतिशील कक्षा में आइए एक एक चीज़ों को देखते हैं। कह रहा है शिक्षण पाठ्यपुस्तक केंद्रित होता है। क्या एक प्रगतिशील
कक्षा में शिक्षण जो है वो पाठ्यपुस्तक केंद्रित होगा। आइए आगे भी देख लेते हैं। योगात्मक परीक्षा पर बल देता है या दिया जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं। विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। फिर अध्यापक दंड और पुरस्कार द्वारा छात्रों को शिक्षण में दिशा देता है। देखिए, अगर आप प्रगतिशील कक्षा की बात करेंगे तो प्रगतिशील कक्षा की बात करूं मित्रों, तो वहाँ प्रगतिशील कक्षा वह होती है जहाँ पर बच्चे जो हैं वो सक्रिय भूमिका निभाते हैं, ना कि पाठ्यक्रम को आप शिक्षण में केंद्र बिंदु मान लें, या शिक्षण में आप अध्यापक को केंद्र बिंदु मान लें, या शिक्षण में आप दंड या पुरस्कार को मुख्य भूमिका दे दें। आपके प्रश्न अगर प्रगतिशील कक्षा की बात होगी तो आपका जो सही उत्तर होगा वो हमेशा मित्रों ध्यान दीजिएगा, या तो वो छात्र केंद्रित कक्षा होगी या फिर छात्र उसमें कहीं ना कहीं से अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे होंगे। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं तो आप देख रहे हैं कि विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, और यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 मित्रों कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो कह रहा है डैश बुद्धि कौशल उस कौशल की ओर संकेत करता है जो कि दूसरों के मनोदशाओं, स्वभावों और आशयों को पहचानता है तथा उन पर उपयुक्त प्रतिक्रिया करता है। ठीक है ना? कह रहा है कि बुद्धि कौन सी ऐसी बुद्धि है जो कि दूसरों की मनोदशाओं, दूसरे की स्वभावों और आशयों को समझ पाता है या पहचानता है। ऐसी जो बुद्धि, ऐसा करने वाला व्यक्ति कौन सी बुद्धि के अंतर्गत आता है, या कौन से विचार के अंतर्गत आएगा, या कौन सी के व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है। आइए देखते हैं। कह रहा अंतवैयक्तिक, अंतरावैयक्तिक, स्थानिक तार्किक गणित। मित्रों, ऐसा करने वाला जो होता है वो इंटरपर्सनल होता है, अंतर्वैयक्तिक होता है। अंतर्वैयक्तिक जो होता है वो दूसरों की मनोदशाओं और स्थितियों को पहचान पाता है, जबकि इंट्रापर्सनल मतलब अंतरावैयक्तिक जो होता है, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक है इंटरपर्सनल अंतर्वैयक्तिक, और एक है इंट्रापर्सनल जिसे हम अंतरावैयक्तिक बोलते हैं। ठीक है ना? तो इंटरपर्सनल जो है वो दूसरों की मनोदशाओं और स्थितियों को पहचान पाता है, जबकि अंतरावैयक्तिक जो है वो अपने आप में ही घुला मिला रहता है, उसका दूसरों से मतलब नहीं है। जबकि ये प्रश्न जो है वो अंतर्वैयक्तिक से है। तो प्रश्न के सही उत्तर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मित्रों, प्रश्न है NEP यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से, जो कि अब तक पूर्व में जितने भी 2021 से पहले एग्ज़ाम हुए थे वहाँ ऐसी कोई चीज़ें नहीं। वहाँ NEP बात करें तो 1987 वाली जो थी वहाँ से प्रश्न बने तो बने, नहीं तो अब की बार जो नई शिक्षा नीति लागू की गई है उससे संबंधित प्रश्न बना है। आइए देखते हैं क्या पूछ रहा है। कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रस्ताव रखती है कि, आइए देखते हैं क्या प्रस्ताव रखती। कह रहा है प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर की या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। बात बिल्कुल सही है। इसकी सिफारिश जो है वो NEP 2020 करती है। आगे के भी ऑप्शन को देख लेते हैं। कह रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं में कक्षा शिक्षा का माध्यम एक तरह की भाषा में ही उपयोग होना चाहिए। नहीं मित्रों, प्राथमिक शिक्षा में भाषा की बात करें तो कभी भी उसको एक स्टैंडर्ड टाइप नहीं बना देना चाहिए कि केवल हम एक मानक है कि हम इसी ही भाषा में पढ़ाएंगे। तो हो सकता है जो ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले बच्चे हैं वो उस भाषा को ना समझ पाएँ, और अगर उस भाषा को वो बच्चे नहीं समझ पाएंगे तो आप उन्हें कोई भी विषय वस्तु समझा नहीं पाएंगे, और दूसरी बात वो बच्चा जो है वो शिक्षण कार्य में अपने आप को ढाल ही नहीं पाएगा, पढ़ ही नहीं पाएगा। इसलिए ये ऑप्शन जो है वो गलत हो जाता है। नेक्स्ट की बात करते हैं। शिक्षकों को द्विभाषिक उपागम को प्रयोग करने के लिए हतोत्साहित किया जाना चाहिए। नहीं मित्रों, द्विभाषिक उपागम लागू किया जाना चाहिए। फिर कह रहा है बहुभाषावाद को बिल्कुल भी नहीं बढ़ावा देना चाहिए। बहुभाषावाद जो है
इसे बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि यह जो है आपके कक्षा में एक संसाधन का कार्य करता है। सही उत्तर की बात करें इस प्रश्न के तो वो ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाता है मित्रों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि एक विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कों को प्राथमिकता देता है और संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों को प्राथमिकता देता है। यह क्या सूचित करता है? तो आप देख ले, सीधे सीधे देख सकते हैं कि ये पुरुष बालक को एक विशेष खेल के लिए तथा जो महिला छात्र हैं या लड़कियों के लिए एक विशेष खेल या एक विशेष चीज़ से संदर्भित कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। तो ये जो स्थिति होती है यह जेंडर स्टेरियोटाइप कहलाती है, यानी जेंडर रूढ़िवादिता या लिंग रूढ़िवादिता कहते हैं इसे। ऑप्शन देख लीजिए, जो जहाँ होगा वही सही होगा। जेंडर स्थायित्व नहीं, जेंडर पहचान नहीं, जेंडर समानता नहीं, जेंडर रूढ़िवादिता जिसे जेंडर स्टेरियोटाइप कहते हैं, यही आपके प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, क्वेश्चन कह रहा है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन में इनमें से क्या शामिल है। आइए एक एक को देख लेते हैं। कह रहा है कि मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरणों की योजना बनाना। आइए फिर आगे देखते हैं। शिक्षक द्वारा सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड अभिलेख को तैयार करना। नेक्स्ट को देखते हैं। कह रहा है बच्चों का समय समय पर परीक्षण करना एवं उनको श्रेणीबद्ध करना। फिर देखिए, शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना। मित्रों ध्यान से देखिए इस प्रश्न को, एक एक चीज़ें आप पहले कैटेगराइज करिए। मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरणों की योजना बनाना, सही है, ये तो बनता होगा। फिर देखिए, कह रहा है कि शिक्षक द्वारा सावधानीपूर्वक रिकॉर्ड अभिलेख को तैयार करना, ये भी सही है। रिकॉर्ड अभिलेख को सावधानीपूर्वक तैयार करना चाहिए। फिर कह रहा है बच्चों का समय समय पर परीक्षण करना और उनको श्रेणीबद्ध करना। ठीक, आगे देखिए, कह रहा है कि शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना। मित्रों इसमें सही उत्तर की बात करें तो जो श्रेणीबद्ध करने की बात कर रहा है, मतलब आप उसकी लेबलिंग कर रहे हैं। और मूल्यांकन का अगर प्रश्न बात करें हम मूल्यांकन की, तो मूल्यांकन का उद्देश्य ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप बच्चे की लेबलिंग कर दें। और ये लेबलिंग करना जो है ये सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है। बाकी जो तीनों हैं ये सतत और व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य हैं। तो ऑप्शन को देख लीजिए, ऑप्शन नंबर इसमें 1, 2 और 4 जहाँ दिया गया है वही आपके प्रश्न का सही उत्तर है। देख लीजिए 1, 2, 4, पहला ही ऑप्शन जो है इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो वो ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर देखिए प्रश्न बना है NEP 2020 से। NEP मतलब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है प्रश्न कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए। आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए, तो आइए देख लेते हैं एक एक ऑप्शन को। कह रहा है मुख्य रूप से रटने के कौशलों पर परीक्षण करना चाहिए। मित्रों रटने जैसी चीज़ें कभी भी NEP 2020 जो है वो नहीं कहा है। फिर कह रहे हैं केवल विषय वस्तु के अधिगम के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नहीं, गलत। केवल जैसे शब्द जो हैं वो नेगेटिव हैं और केवल अगर आपको मिला तो बिना देखे बिना सोचे समझे उसे गलत मान लीजिएगा। फिर कह रहा है सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करें। सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना, ये जो है साथियों यही जो है वो आकलन के अंतर्निहित के संबंध में NEP जो 2020 है
वो कहती है तो सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपके इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है मित्रों, पूछा है कि भारतीय संसद ने दिव्यांग व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कानून हाल ही में पारित किया है। आइए देख लेते हैं ऑप्शन के अनुसार। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, आगे देखिए निःशक्त शक्ति, समान अवसर, अधिग्रहण संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम। यही जो है अभी हाल ही में दिव्यांगों के लिए जो केंद्र सरकार द्वारा या संसद द्वारा जो कानून पारित किया गया था वो यही है कि निःशक्त व्यक्तियों के लिए समान अधिकार, समान संरक्षण और पूर्ण भागीदारी की समानता दी जाए। यही अधिनियम जो है वो केंद्र सरकार द्वारा पारित किया गया। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो मित्रों पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक शिक्षा के समावेश की भावना का सटीक रूप से वर्णन करता है। ध्यान दीजिएगा, कहा है कि प्राथमिक शिक्षा के समावेश की भावना का सटीक रूप से वर्णन करता है। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन एक कह रहा है शिक्षक केवल मिल गया, हटा दीजिए तुरंत। फिर कह रहा है शिक्षक कुछ जाति समूहों के बच्चों को प्रति पूर्वाग्रह, बिल्कुल नहीं, कुछ विशेष जाति समूहों के प्रति आपको पूर्वाग्रह नहीं करना। फिर कह रहा है शिक्षक को विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चों की कोई अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, तो वो बच्चा अपने आप को जो है उस शिक्षा व्यवस्था से अलग कर लेगा। फिर कह रहा है कि शिक्षक सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षा शास्त्र का प्रयोग करता या करती है। ये बिल्कुल सही है। यही जो है आपके प्रश्न का सही उत्तर है। ऑप्शन डी जो है वो आपके 17वें प्रश्न का सही उत्तर है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताओं का समूह प्रतिभाशाली छात्रों को परिभाषित करता है। आइए देखते हैं। कह रहा है पहला कि शीघ्रता से सीखते हैं और उसे याद रखते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, सतर्क हैं और तुरंत उत्तर देते हैं, बारीकी से अवलोकन करते हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं, त्वरण के साथ बेहतर प्रदर्शन करते हैं। मित्रों ऊपर दी गई जो तीनों बातें हैं वो प्रतिभाशाली छात्र के बारे में बिल्कुल सटीक हैं। इसलिए इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो वो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, जिसमें ए 1 2 3 सभी दिए गए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 है और पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक प्रणाली अत्यधिक दृष्टिबाधिता से जूझते हुए विद्यार्थियों के समावेशन हेतु प्रभावशाली नहीं है। अत्यधिक दृष्टिबाधिता से जूझते हुए विद्यार्थियों के समावेशन हेतु प्रभावशाली नहीं है। आइए इसके ऑप्शन को देखते हैं कि प्रत्यक्ष और स्पष्ट रूप से बोलना व पढ़ना। नेक्स्ट पर देखते हैं, ध्यान दीजिएगा नहीं पूछा गया है। फिर कह रहा है 3 आयामी नक्शे और चार्ट। फिर कह रहा है ऐसी किताबें और बोर्ड जिनको छुआ या महसूस किया जा सके। फिर कह रहा है दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण देने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग। मित्रों क्या वह शैक्षणिक प्रणाली उपयोगी होगी एक दृष्टिबाधित बालक के लिए जो कि देख करके समझी जाती है? क्योंकि अगर दृष्टिबाधित बालक है तो वो तो देख ही नहीं सकता, और जब देख ही नहीं सकता तो आपकी वह विषय वस्तु किस काम की जो देख करके समझी जाती हो। तो जब प्रश्न पे पूछा गया है कि उस दृष्टिबाधित बालकों के लिए ऐसी कौन सी पाठ्य पुस्तक सामग्री होगी या शैक्षणिक गतिविधि होगी जो कि उसके समावेशन के लिए अनुकूल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 की बात करें तो इसमें कहा गया है कि दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के लिए कंप्यूटर का उपयोग, जो कि एक दृष्टिबाधित बालक के लिए बिल्कुल भी किसी काम का नहीं है। तो आपके इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो वो ऑप्शन नंबर 4 डी हो जाता है, जो कि सही उत्तर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो कह रहा है कि कह सकते हैं कि रीजनिंग से संबंधित कुछ क्वेश्चन बेस्ड क्वेश्चन है ये, कि इसने जो असेसमेंट और रीजन टाइप के क्वेश्चन रीजनिंग में नहीं बनते वैसे टाइप का है। आइए देखते हैं। कह रहा है ए कथन दिया है
कि शिक्षकों को सभी बच्चों के अर्थपूर्ण सीखने के लिए अधिगम के विविध मौके मुहैया कराने चाहिए। ये उसने कथन दिया। फिर उसका तर्क है कि सभी बच्चों में सीखने की क्षमता होती है। अब आपको बताना है कि जो कथन और कारक है इसमें संबंध क्या है, आइए देख लेते हैं। कह रहा है ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। बिल्कुल सही है मित्रों, सभी बच्चे जो होते हैं उनमें सीखने की क्षमता होती है और अगर आप उनको अधिगम का एक उचित माहौल हर बच्चों को देना चाहिए। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो ए और बी दोनों सही हैं और बी जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए के साथ इस प्रश्न को हम ऑप्शन नंबर ए के साथ जाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो कह रहा है कि एक विद्यार्थी जो नियंत्रण के बाह्य अधिकारिता में विश्वास रखती है, परीक्षा में अपनी असफलता का कारण उसे बता सकती है। एक विद्यार्थी जो नियंत्रण के बाह्य अधिकारिता में विश्वास रखती है, परीक्षाओं में अपनी असफलता का कारण उसे बताती है। आइए क्या स्थिति है आगे देखते हैं। कह रहा है योग्यता की कमी, तैयारी की त्रुटिपूर्ण दृष्टिकोण, फिर कह रहा है बुरी किस्मत, बैड लक। क्वेश्चन को फिर से पढ़िए, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि एक विद्यार्थी जो नियंत्रण के बाह्य अधिकारिता में विश्वास रखती है, परीक्षाओं में अपनी असफलता का कारण उसे बताती है। मित्रों इसकी सही स्थिति में आप प्रश्न को ध्यान से देखेंगे तो बच्ची जो है वो लक और भाग्य से संबंधित चीज़ों को जोड़ रही, इसलिए जहां भाग्य से संबंधित या बुरी किस्मत से संबंधित ऑप्शन है वही आपके प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो इस प्रश्न के सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस प्रश्न का सही उत्तर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि प्रगतिशील कक्षा में एक प्रभावी वातावरण का निर्माण करते समय निम्नलिखित में से किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। आइए देखते हैं। कह रहा है कि अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए सामग्री को व्यवस्थित करने की विधि, फिर जोखिम लेने में विद्यार्थियों की सहायता करने के तरीके, फिर कह रहा है कि एक समान क्षमता वाले विद्यार्थियों को एक समूह में रखना, फिर कह रहा है आकलन की भिन्न भिन्न विधियाँ। आगे देखते हैं क्या क्या। अब आप चीज़ों को कैटेगराइज कीजिए। देखिए क्या कह रहा है। पहले कहा है कि इसमें आप देखेंगे अन्वेषण को प्रोत्साहित करने के लिए, तो ये तो चीज़ सही है, अन्वेषण में बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। फिर कह रहा है जोखिम लेने में विद्यार्थियों की सहायता करने के तरीके, सही है मित्रों। वो बच्चा जोखिम किस स्थिति पर ले, जोखिम लेना कहीं उसके लिए खतरा तो नहीं है, ऐसी स्थिति में आप बच्चों की सहायता करें, ये आकलन का हिस्सा है, तो ये भी सही है। फिर कह रहा है कि एक समान क्षमता वाले विद्यार्थियों को एक समूह में रखना, बच्चों को एक समूह में रखना मित्रों, ये उसके लिए एक अलग व्यवस्था कर देने जैसी है। और ये जो है एनसीएफ इसके बारे में बिल्कुल भी सहमत नहीं है। तो ये जो है ये प्रगतिशील कक्षा में प्रभावी वातावरण के निर्माण के लिए बिल्कुल गलत बात कही गई है। और आकलन की भिन्न भिन्न विधियाँ होनी चाहिए, ये भी सही है। तो देख लीजिए जहाँ 1, 2 और 4 हैं वही आपके प्रश्न का सही उत्तर है। तो 1, 2 ये तो गलत हो जाता है, फिर 3 ये भी गलत, 1, 3, 1, 2, 4 यही सी जो ऑप्शन जो है वो आपके प्रश्न का सही उत्तर है। आइए नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें मित्रों तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सहगामी अधिगम युक्ति है
निम्नलिखित में से कौन सी एक सहगामी अधिगम युक्ति है? तो आइए देखते हैं एक एक चीज़ों को क्या कह रहा है। सहगामी अधिगम युक्ति कह रहा है कि ढालना, फिर कह रहा है क्रमबद्धता, फिर कह रहा है सामाजिक पृथकीकरण, फिर कह रहा है पारस्परिक रूप से प्रश्न करना। सहगामिकता की बात करें तो मित्रों यहाँ पारस्परिक रूप से प्रश्न पूछना जो है वही आपके प्रश्न का सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वही सही उत्तर है मित्रों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि मोहन ने विद्यार्थियों को आयतन की समझ बनाने के लिए भिन्न धारिताओं वाले बर्तन दिए। फराह ने अपने विद्यार्थियों को कड़े को यांत्रिक कार्य बनाने की संभावनाओं पर मानस मंथन करने के लिए कहा। दोनों अध्यापक पुरानी कक्षा में किस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति का प्रयोग कर रहे हैं? आप देखेंगे कि इसमें जो चीज़ें हैं वो रचनात्मकता को जोर दे रही हैं, वो एक दूसरे को उनके करने के प्रयासों पर जोर दे रहे हैं। तो आप देख लीजिए जहाँ रचनात्मकता या कंस्ट्रक्टिविज्म होगा वही आपके प्रश्न का सही उत्तर है। व्यवहारवाद नहीं होगा, रचनावाद या कंस्ट्रक्टिविज्म जो है वही आपके प्रश्न का उत्तर है, क्योंकि विद्यार्थियों द्वारा जो अन्य चीज़ें दी जा रही हैं और फिर उनसे कहा जा रहा है कि हाँ आप कुछ इसमें कीजिए, तो बच्चों द्वारा कुछ नया करने का प्रयास किया जा रहा है। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर जो है वो मित्रों रचनावाद या कंस्ट्रक्टिविज्म हो जाएगा। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो कह रहा है कि ये कथन और कारक से संबंधित क्वेश्चन है मित्रों। कह रहा है कि शिक्षा ढांचे में शैक्षणिक अवबोध के अतिरिक्त छात्रों के सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। आइए आगे क्या कह रहा है। कह रहा है कि संज्ञान में संवेग महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। आइए ऑप्शन को देखते हैं और आप पहले तो चीज़ों को समझिए। कह रहा है कि शिक्षा ढांचे में शैक्षणिक अवबोध के अतिरिक्त छात्रों के सामाजिक संवेगात्मक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। बिल्कुल, शैक्षणिक अवबोध के अतिरिक्त मतलब शैक्षणिक अवबोध के साथ साथ संवेगात्मक आवश्यकताओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है। फिर कह रहा है कारण इसका दिया है कि संज्ञान व संवेग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मित्रों ये दोनों बातें जो हैं वो सही हैं और कथन का जो कारण दिया गया है ये भी बिल्कुल सही है। तो सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं कि किसमें ये बात कही गई है। कह रहा है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर जो है सही व्याख्या एक ही करता है, यही जो है वो आपके प्रश्न का सही उत्तर है। मित्रों ये रहे आपके उस शिफ्ट के 25 क्वेश्चन, महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन। मित्रों अब आप देख पाए होंगे कि स्टैंडर्ड जो है, लेवल जो है वो पहले की अपेक्षा बढ़ा है। हम लेवल को मेंटेन करके आपकी तैयारी को करवाएंगे और निश्चित रूप से आप हमसे तैयारी को आपकी उस लेवल तक ले जाएंगे कि परीक्षा में जब आप बैठेंगे तो हाँ आपको लगेगा कि हाँ हमारे सामने जो प्रश्न आ रहे हैं वो पढ़ाए से हैं। मित्रों क्लास कैसी रही कमेंट करके बताइएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।